चलिए बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं, विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी ने रोजाना की तरह जनता दरबार लगाया, जिसके बाद उन्होंने गौशाला में जाकर गौ सेवा की। वहीं इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किए। इस दौरान सीएम अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। सिद्धार्थनगर में तैयारियों का जायजा लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एमबीबीएस के छात्रों से मुलाकात की। अयोध्या में इसके साथ ही वे रामलला और बजरंग बली का दर्शन भी किए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ी चट्टानों के नीचे गिरने से 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी सांगला रेफर किया गया है। ऐसे में पीएम मोदी, सीएम जयराम ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े नेताओं ने दर्दनाक घटना पर दुख जाहिर किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है, इस तरीके की बात कही है। प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्माओं की शांति और दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्त होने की कामना करता हूं। मेरी संवेदना शोक संतृप्त परिजनों के साथ है। ओम शांति। इस तरीके की बात सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। वहीं पीएम मोदी का सिद्धार्थनगर दौरे में प्रस्तावित 30 जुलाई को कार्यक्रम स्थगित हो गया है। बता दें कि पीएम अब मेडिकल कॉलेज के नेशनल मेडिकल कमीशन के निरीक्षण और मान्यता मिलने के बाद इसका लोकार्पण करेंगे। सिद्धार्थनगर में अक्टूबर तक मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। 300 बेड तैयार और 100 छात्रों की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। बताते चले कि प्रदेश के 9 जनपदों में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होना है। इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग टीम के निरीक्षण के बाद पीएम मोदी मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जाएगा। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यक्रम सर्किट हाउस में आयोजित किया गया था। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा करते हुए मेरठ को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी महापुरुषों का सम्मान करते हुए हर क्षेत्र में सड़कों और पुलों का निर्माण करवाएगी। धन सिंह कोतवाल, सर छोटू राम आदि के नाम पर हर क्षेत्र में कोई न कोई निर्माण कार्य होगा। साथ ही कांवड़ पथ को क्षेत्र के सबसे बड़े सम्मानित महापुरुष चौधरी चरण सिंह का नाम पर बीजेपी ने विकसित करके दिया है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार की यात्रा 2014 से शुरू हुई थी, 2017 में फिर जीत हासिल की और अब 2022 में 325 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। विधानसभा में 2022 में भी हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस और सारे विरोधी दल एक हो जाएंगे। तभी 100 में से 60% हमारा है, 40% बंटवारा है। बंटवारे में भी हमारा है। या अंदर की बात, इस बार यदुवंशी और रविदास वंशी भी हमारे साथ। कांवड़ यात्रा पर पाबंदी के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे उत्तराखंड बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। गंगा जल होने हरिद्वार आने वाले कांवड़ यात्रियों को बॉर्डर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि वाहनों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र से लगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से अभी तक कांवड़ यात्रियों के आने जाने में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। बात की जाए तो दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मुजफ्फरनगर से सटे उत्तराखंड बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से सभी छोटे बड़े वाहनों को रोककर पूछताछ की जा रही है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने बॉर्डर पर कांवड़ यात्रा 2021 प्रतिबंध का बोर्ड भी लगा दिया गया है। जागरूक करने का यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार सख्त है और प्रतिबंध लगा हुआ है। फतेहपुर के जिंदपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के लोग धरने पर बैठे हैं। दरअसल बीते दिन टोल प्लाजा विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद आज किसान यूनियन के कार्यकर्ता टोल कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट की थी। वहीं मौके पर एसडीएम सदर प्रहलाद झा और सीओ जाफरगंज मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार एक्शन मूड में है। ऐसे में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने
पार्टी कार्यालय पर जाति सम्मेलन आयोजित करवाया है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में प्रजापति, कुम्हार, चित्रवंशी समाज के लोग मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। सम्मेलन के बाद अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रदेश में कुम्हार और शिल्पकार के लोगों को बीजेपी में सम्मान दिया गया है और कांग्रेस पार्टी सभी जाति का सम्मान करती है। प्रजापति समाज जिसकी अपनी एक पहचान है, उन्होंने मिट्टी की बर्तन का एक स्वरूप देकर देश के लिए, प्रदेश के लिए अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया और ये शिल्पकार है। निश्चित तौर से जब शिल्पकार किसी दल के साथ मजबूती के साथ आस्था व्यक्त करता है तो उस दल में भी मजबूती का प्रामाणिकता की तरह दर्शाने का काम करता है। और मैं समझता हूं प्रजापति समाज आज बड़े पैमाने पर जिस तरह जोश उत्साह से लबरेज है, पूरे आशा आकांक्षा और विश्वास के साथ कांग्रेस के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प ले रहा है। हमें भरोसा और विश्वास है कि पूरा प्रजापति समाज, अति पिछड़ा समाज कांग्रेस पार्टी के साथ 2022 में आशीर्वाद देगा और 2022 में कांग्रेस की सरकार। उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने में राजनीतिक दल रोज नए नए पैतरे अपना रहे हैं। सूबे की सियासत में अब ब्राह्मण फार्मूले पर जोर दिया जा रहा है। एक और माया की साथ बिछा रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश ब्राह्मणों के साथ शंखनाद कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। सूबे में विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही हर दल जातीय समीकरण साधने की कवायद में जुटा हुआ है और फिलहाल इसी चुनावी इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे अहम कड़ी है ब्राह्मण। इतिहास गवाह है कि यूपी की सियासत में जब जब और जिस दल ने ब्राह्मणों को तवज्जो दी है उसके लिए ऊंट जीत की करवट ही बैठा है और यही वजह है कि भाजपा से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को एक और सत्ता पक्ष मनाने की जुगत में है तो विपक्षी खेमे में इसी वोट बैंक को लेकर खींचतान मची हुई है। क्या कांग्रेस, क्या बसपा और क्या सपा, हर दल बखूबी समझता है कि बिन ब्राह्मण के चुनावी वैतरणी पार नहीं हो सकती। इस बात की अहमियत इस बात से समझिए कि बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या से चुनावी आगाज ही नहीं किया बल्कि बसपा के पोस्टर तक में परशुराम को जगह दे दी गई। गोष्ठियों का सिलसिला जारी है जो कि कई जिलों में पार्टी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे, हर जिले में और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली के आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा और 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब बसपा ने ब्राह्मणम शरणम गच्छामि का उद्घोष किया है तो सपा कहां पीछे रहने वाली है। फिर क्या था, रविवार को ब्राह्मण नेताओं के साथ अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे और पवन पांडे कमेटी में शामिल हुए। बैठक के दौरान निर्णय हुआ कि अब सपा ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न पर फ्रंट फुट पर आएगी। बंद कमरे में तकरीबन 2 घंटे तक चली बैठक में रणनीति बनाई गई कि 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई जाए जो चुनाव के सापेक्ष आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। मीटिंग के बाद मनोज पांडे ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग उत्पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाए जाने के लिए सपा संघर्ष करेगी। लोकतंत्र को किसी ने बचाने का काम किया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी हम सब नेता ने किया। और अगर ब्राह्मणों को सम्मान देने का सवाल आया तो अगर आप 1993, 2004 और 2012 की तीनों सरकारों में आप देखेंगे तो सबसे अधिक भागीदारी ब्राह्मणों की समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने देने का काम किया। परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम किया, श्रवण यात्रा शुरू करने का काम किया है और आने वाले दिनों में इस समाज को चूंकि डेवलपमेंट चाहिए
और ये समाज ये मानता है कि अखिलेश यादव ने ही प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का काम किया है। तो इसको हम लोग मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा करने में, साथ लेकर के चलने में हम लोग एक पूरी जो है योजनाबद्ध तरीके से समाज को जोड़ने का काम करेंगे। खैर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों का फोकस सभी जातियों पर तो है ही, लेकिन विशेष फोकस पर है ब्राह्मण। खैर, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनीतिक पार्टियों का जातीय कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे ग्रेड पे मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब तमाम दलीलों और मान मनोबल के बावजूद उत्तराखंड पुलिस के परिजन ग्रेड पे के मसले पर गांधी पार्क में पहुंचकर पहले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, फिर जमकर नारेबाजी भी की। इस बीच सीओ सिटी और प्रदर्शन में शामिल होने आए एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बीच एक बैनर लगाने को लेकर नोकझोंक हुई। बता दें कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार खुद इस मामले को बेहद संगीनता के शासन स्तर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और मामले का हल निकाल जाने के लिए पैरवी भी कर रहे हैं। देहरादून सहित राज्य भर में हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। अगले 72 घंटे तक राज्य में जमकर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 26 और 27 जुलाई के लिए 5 जिलों में रेड अलर्ट को लेकर चेतावनी दी है। इसके साथ 29 जुलाई तक कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ और गोविंद घाट के बीच बलौडा में बाधित है, जिसे बीआरओ की ओर से खोलने का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में 5 जनपद, जिनमें देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल में भारी बारिश के आसार समझ आ रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। हर की पौड़ी क्षेत्र में कांवड़ियों की पोशाक में बस के नारे लगाते हुए हरियाणा के 14 लोगों पर पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। साथ ही पकड़े गए 14 कांवड़ियों को अग्रिम आदेश तक क्वारंटाइन किया गया। उत्तराखंड शासन और जिलाधिकारी हरिद्वार प्रदेश के अनुसार कांवड़ मेला स्थगित होने पर भी आज हर की पौड़ी क्षेत्र में कांवड़ वेशभूषा और हरिद्वार प्रशासन को बड़ी चुनौती देते हुए हर की पौड़ी क्षेत्र में बम बम भोले के नारे लगाते रोड पर देखे गए। साथ ही हरिद्वार पुलिस की ओर से 2 लोगों को कांवड़ के संबंधित सामान बेचते हुए भी देखा गया है, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और इसके बाद क्वारंटाइन किया गया है। हल्द्वानी नगर निगम के पार्षदों पर मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ अब सियासत भी गर्मा गई है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में पुलिस ने पार्षदों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन शहर के मेयर और शहरी विकास मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बसपा की अध्यक्ष मायावती ने महाराष्ट्र और गोवा में बाढ़ की कहर से जान माल की भारी क्षति पर दुख जताया है। साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के विभिन्न भागों और खासकर महाराष्ट्र और गोवा आदि में बाढ़ की विभीषिका से जान माल और संपत्ति की भारी हानि हुई है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। राज्य सरकारों और केंद्र को भी आपदा के ऐसे मामलों में पूरी संवेदनशीलता से सक्रियता के साथ काम करना जरूरी है। पुलिस भी खासकर पांचल आदि के लाखों परिवार जो हर वर्ष बाढ़ की भीषण तबाही झेलते हैं, जिसके प्रति भी यहाँ की सरकार को अभी से ही सजग होकर सावधानी के सभी कदम उठाने चाहिए, ताकि जान माल और पशुधन की बर्बादी तथा लोगों को आगे अति गरीबी की विपदा से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर और खतरा बढ़ने लगा है। नदियां उफान पर हैं, किसान सांसत में है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, किस तरीके के सूबे का आलम है, आप इस खास रिपोर्ट में देखिए।
बच्चा डूब जाए इतना तो खिलाफ रहा था। और शायद यहाँ व्यवस्था कोई नहीं है, ना अपने यहाँ रास्ता दी गई है, ना कुछ है। बड़ी परेशानी पर था। सर शासन प्रशासन से कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रही है सर, हर साल हर सर हाथ गल्ला मिलता है। नेता तो साहब बहुत आवत है, नेता एक से एक आवत है, वो हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोग कोई है करा नहीं। जनता टीवी। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली छात्रा सहर अनवर बरेली में अपने स्कूल सेंट मारिया कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे जिला में पहला स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता के साथ बरेली का नाम भी रोशन कर दिया। सहर अनवर से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि सफलता में उन्हें स्कूल के टीचरों के साथ साथ माता पिता का पूरा सहयोग मिला है। सहर अनवर ने आईसीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 98 से ऊपर अंक प्राप्त किया है। सहर अनवर के आसपास के लोगों और रिश्तेदारों द्वारा बधाई दी जा रही है। कोरोना पीरियड में कैसा रहा स्कूल तो जाना? राजकुंद्रा के अश्लील फिल्में बनाए जाने के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके चलते उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच इस मामले में कानपुर कनेक्शन भी सामने आया, जिसके मुताबिक राजकुंद्रा की कमाई का हिस्सा उनके कानपुर के 2 क्लाइंट के खातों में भी आता था। जब इस मामले की तहकीकात की गई तो उनके खातों को सीज कर दिया गया। वहीं एक क्लाइंट को क्राइम ब्रांच मुंबई गिरफ्तार कर लिया। उसके कानपुर के श्रीवास्तव बंधुओं के करीबी रिश्ते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच में इसका खुलासा हुआ है। राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसके एक पार्टनर अरविंद श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया। अरविंद ने पूछताछ में उसके अपने 2 करीबी कानपुर के श्रीवास्तव बंधुओं के नाम बताए। ये दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक इन श्रीवास्तव बंधुओं के खाते में 4.5 करोड़ यानी 4.5 करोड़ रुपए से ऊपर ट्रांसफर किया गया है। ये रकम अरविंद श्रीवास्तव ने ट्रांसफर की थी। खबर अब फतेहपुर से है। फतेहपुर में एक अद्भुत बच्ची ने जन्म लिया है, जिसके देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ रही। गांव में बच्चों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं बच्चे के माता पिता भी परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें। बच्चे की आंखें बेहद ही बड़ी है। ये मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है। बिजनौर के नूरपुर पोंटा थाना इलाके में पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने की खबर सामने आई। घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की गर्दन पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। फिलहाल घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा है।
बरेली पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 किलो 506 ग्राम चरस और 1 अल्टो बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस चरस की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। तस्करी का कारोबार काफी लंबे समय से चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी सिटी अरविंद कुमार ने बताया कि इन अभियुक्तों पर एनडीपीसी के मुकदमा दर्ज कर लिया है, जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर इनके और साथियों का भी नाम सामने आ सकता है, जिसकी तलाश चल रही है। आगरा से खबर है। आगरा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल 3 साल के मासूम बच्चे की तंत्र मंत्र के लिए बलि देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पिनाहट थाना क्षेत्र में शनिवार की रात पुलिस ने जंगल किनारे बने एक गड्ढे में दफन बच्चे का शव बरामद किया है। अभी बच्चे की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मौके से तंत्र मंत्र का सामान, फावड़ा और चाकू भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी के बारे में सूचना मांगी है। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।